हम देख रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2010 का सोल्व्ड पेपर व्याख्या सहित प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा बेतार प्रौद्योगिकियों के जीएसएम कुल में से नहीं है? कौन से कुल में से जीएसएम? ए में है ईडीजीई, बी में है एलटीई, सी में है डीएसएल और डी में है ईडीजी और एलटीई दोनों। तो इसमें कौन सा है जीएसएम कुल से रिलेटेड नहीं है? डीएसएल नहीं है, बाकी सब रिलेटेड है। व्याख्या देख लेते हैं। जीएसएम, जीएसएम की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जीएसएम की फुल फॉर्म है। यह ईटीएसआई यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट द्वारा 2G सेवा हेतु विकसित एक स्टैंडर्ड है। जीएसएम में डिजिटल पद्धतियों का प्रयोग ध्वनि तथा संकेत के लिए किया जाता है। ईडीजीई का फुल फॉर्म है इनहांस डाटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। यह तकनीक जीएसएम प्रणाली का विकसित रूप है। कौन सी? ईडीजीई, जिसके द्वारा डाटा रेट में वृद्धि की जा सकती है, इनहेंस किया जा सकता है। एलटी की फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। यह भी जीएसएम कुल का एक विकसित रूप है, जिसकी सहायता से इंटरनेट की गति और उसकी क्षमता में क्या होती है? इनहांस होती है, वृद्धि की जाती है। अतः ईडीजीई तथा एलटी दोनों ही जीएसएम कुल के तथा बेतार प्रौद्योगिकी हैं, जबकि डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक प्रकार का संचार का माध्यम है, नहीं है, उससे रिलेटेड जीएसएम कुल का नहीं है। इसके द्वारा डीएसएल के द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए डिजिटल लाइन का उपयोग किया जाता है। यह केबल के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 2 है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं? तो इसका आंसर होगा H2O। व्याख्या है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहनों में रेचन एग्जॉस्ट के रूप में जल H2O का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहनों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए इन्हें पर्यावरण मित्र वाहन भी कह सकते हैं। इन वाहनों द्वारा किसी भी प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है, जो वाहन हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले होते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहनों की मुख्य समस्या हाइड्रोजन की उपलब्धता है, क्योंकि मुक्त हाइड्रोजन ईंधन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होता है, नेचुरली अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी कमी है। वर्तमान में 95% हाइड्रोजन मीथेन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? मीथेन से। प्रश्न नंबर 3 है उस समय लोकप्रिय रही 2010 के टाइम पे जब ये एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे लोकप्रिय रही लेसिक लेजर असिस्टेड इन सीटू केरेटोम्यूलिसिस क्रियाविधि दृष्टि सुधार हेतु लोकप्रिय रही। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? छांटना है हमें। ए में है ए स्टेटमेंट लेसिक क्रियाविधि नेत्र अपवर्तन दोषों का संशोधन करने के काम आती है, बिल्कुल आती है। बी में है यह क्रियाविधि स्वच्छ मंडल के आकार में स्थायी परिवर्तन ले आती है, स्थायी परिवर्तन लाती है, बिल्कुल सही है। सी है यह क्रियाविधि चश्मे अथवा कॉन्टैक्ट लेंसों पर व्यक्ति की निर्भरता को घटा देती है, डिपेंड कम करती है, यह डिपेंड होना लेंस पर, चश्मे पर, इसलिए यह भी स्टेटमेंट सही है। इसमें रॉन्ग पूछा गया है, तो इसमें डी होगा रॉन्ग चारों ऑप्शन में से कि यह क्रियाविधि किसी भी उम्र के व्यक्ति पर की जा सकती है। ऐसा नहीं होता है, यह किसी भी उम्र के व्यक्ति पर अप्लाई नहीं होती है, इसलिए डी रॉन्ग है। व्याख्या देख लेते हैं। लेसर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसकी खोज 1960 में की थी, अमेरिका के थियोडोर मेमन ने की थी। लेसिक की फुल फॉर्म है लेसर असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलेसिस लेजर तकनीक द्वारा होने वाली नेत्र सर्जरी का एक प्रकार है। लेसिक 90% से अधिक नेत्र सर्जरी में लेसिक का उपयोग किया जाता है। यह क्रियाविधि नेत्र अपवर्तन दोषों के संशोधन करने के काम में आती है, जैसे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करती है, मायोपिया जिसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरोपिया कहते हैं, अबिंदुकता जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। लासिक क्रियाविधि कार्निया के आकार में स्थायी परिवर्तन ले आती है। लेसिक सर्जरी द्वारा घाव शीघ्रता से भर जाते हैं। इस सर्जरी के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे कम आयु वाले व्यक्तियों में दृष्टि संबंधी परिवर्तन होता रहता है। लासिक सर्जरी के समय फ्लेब का निर्माण किया जाता है। यह सर्जरी दृष्टि सुधार हेतु उपयोगी व ज़्यादा प्रचलित है। कौन सी? लासिक तकनीक, इसलिए डी रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ किसी भी उम्र के व्यक्ति पर ही अप्लाई होने की बात कही गई है, जबकि 18 ईयर्स का व्यक्ति होना चाहिए।
प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओशनसेट 2 उपग्रह जो भारत द्वारा प्रमोचित किया गया है। स्टेटमेंट 1, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का अनुमान लगाने में सहायता करता है। 2, मानसून के आगमन का पूर्वानुमान लगाने में सहायता करता है। थर्ड है, तटीय जल के प्रदूषण को मॉनिटर करने में सहायता करता है। तो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। ओशनसेट 2 उपग्रह के संदर्भ में सही हैं। इससे रिलेटेड व्याख्या है, इसरो द्वारा सितंबर 2009 में PSLV C-14 प्रक्षेपण यान द्वारा ओशनसेट 2 उपग्रह प्रमोचित किया गया था। किसके द्वारा प्रमोचित किया गया था? ओशनसेट 2 उपग्रह इसरो द्वारा सितंबर 2009 में PSLV C-14 द्वारा। इसके कार्य निम्नलिखित थे, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का अनुमान लगाना, मानसून के आगमन की भविष्यवाणी करना, समुद्री अवसाद, प्रदूषण आदि का अध्ययन करना, मत्स्यन और प्राथमिक उत्पादन का आकलन करना। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है ब्लूटूथ उपकरण, दूसरा है तार रहित फोन, तीसरा है सूक्ष्म तरंग ओवन, चौथा है वाईफाई उपकरण। इनमें से कौन से 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? तो इसमें चारों ही कर सकते हैं। व्याख्या है, ब्लूटूथ उपकरण है, यह एक ऐसी वायरलेस तकनीक है जिसमें कम दूरी पर स्थित उपकरणों के मध्य आवाज़ और डाटा दोनों को स्थानांतरित किया जा सकता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो सीमित क्षेत्र में आने वाले उस उपकरण से जुड़ने में समर्थ है जो कि ब्लूटूथ तकनीक से मुक्त है। ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल फोन, टेलीफोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, मॉडेम तथा वीडियो गेम आदि उपकरणों को जोड़ा जा सकता है व उनके बीच सूचना आदान प्रदान किया जा सकता है। इस तकनीक में उपकरणों को जोड़ने से संबंधित कार्यों पर दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये था ब्लूटूथ के बारे में। अब हम देख रहे हैं तार रहित फोन के बारे में। इसमें रेडियो संकेतों को ट्रांसमिशन टावर, एंटीना अथवा उपग्रह द्वारा भेजा हुआ प्राप्त किया जाता है। इस तकनीक के लिए वृहद स्तर पर रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर का नेटवर्क आवश्यक होता है ताकि फोन सुचारू रूप से कार्य कर सके। इसमें भी 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंग ओवन के बारे में है। इसमें उच्च आवृत्ति दर वाली 2.5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की सूक्ष्म रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति दर वाले ये माइक्रोवेव्स जैसे कि पानी, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। इन तरंगों का अवशोषण कागज, प्लास्टिक, ग्लास तथा सिरेमिक द्वारा नहीं होता है। वाईफाई उपकरण तार रहित संचार आधारित एक तकनीक है। वाईफाई एरिया 2 प्रकार का होता है, ओपन और क्लोज। ओपन में इसका यूज कोई भी आसानी से कर सकता है और क्लोज में क्या है कि पासवर्ड की आवश्यकता होती है। इस तकनीक में 2.4 गीगाहर्ट्ज तथा 5 गीगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है वाईफाई से। अतः ब्लूटूथ उपकरण, तार रहित फोन, सूक्ष्म तरंग ओवन तथा वाईफाई में 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं जो कि यहाँ प्रश्न में पूछे गए हैं।